हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स जो है आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं। इसके हमने 5 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम इसका 6 पार्ट करने जा रहे हैं और कल इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। तो इस पार्ट में आज हम देखने जा रहे हैं कि परवर्ती पुराकाल यानी एंटीक्विटी किसे कहते हैं। बेटे जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था तो मैंने फ़र्स्ट पार्ट में आपको परवर्ती पुराकाल और परिवर्ती पुराकाल में डिफरेंस बताया था। यानी जो 3rd सेंचुरी से पहले का समय था वो परिवर्ती काल था और जो बाद में का समय था उसे हम परवर्ती पुराकाल कहते हैं। तो रोमन एम्पायर यानी जिस एम्पायर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं इसकी जो लास्ट की सेंचुरीज थी उस टाइम को हम परवर्ती पुराकाल यानी एंटीक्विटी कहते हैं। इस टाइम पीरियड को हम मानते हैं कि ये 4 to 7 सेंचुरी तक आया था रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में। तो बेटे इस टाइम में रोमन एम्पायर में बहुत सारे रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे। तो आज इस पार्ट में हम इन चेंजेस को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिलीजियस चेंजेस देख रहे हैं। हम बताएंगे कि 4th सेंचुरी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, इस नाम को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को जो था रिलीजियस मतलब उसको राज धर्म बनाने का फैसला लिया था। तो इस टाइम में ईसाई धर्म को राज धर्म बना दिया गया था। कहा गया था कि आप कोई भी धर्म बनाओ लेकिन जो राज्य का धर्म होगा, जो स्टेट रिलीजन होगा वो क्रिश्चियनिटी होगा यानी ईसाई धर्म होगा। फिर आप बताओगे कि 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म का भी राइज हुआ था और यह धर्म बहुत तेज़ी से जो था लोगों में लोकप्रिय हो रहा था। तो आप ये 2 चेंजेस बताओगे कि 4th सेंचुरी में ईसाई धर्म को जो था देश का स्टेट रिलीजन बना लिया गया था और 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म का राइज हुआ था। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बताएंगे, प्रशासनिक परिवर्तन क्या आए थे। तो आप बताओगे कि ये परिवर्तन जो थे डायोक्लेशियस एक राजा था जिसने 284 से 305 के बीच में रूल किया था। तो ये चेंजेस उसके टाइम में आने स्टार्ट हो गए थे और ये कॉन्स्टेंटाइन और उसके बाद के काल में भी जो थे वो इम्प्लीमेंट होते रहे थे, जारी रहे थे। तो क्या चेंजेस थे डायोक्लेशियन के टाइम में। तो आप बताओगे कि सबसे पहले सम्राट डायोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो गया है, तो उसने कुछ हिस्सों को छोड़ दिया और साम्राज्य को छोटा कर दिया। बेटे आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, 3 कॉन्टिनेंट्स में यानी यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैला था, इतना बड़ा था ये। तो डायोक्लेशियन को लगा कि जो हिस्से इकोनॉमिकली उनके लिए वेस्ट हैं तो उनको रख कर क्या करेंगे, तो उन्होंने उन हिस्सों को छोड़ दिया और इस तरीके से एम्पायर को छोटा कर दिया ताकि उसको अच्छे से उसकी लुक आफ्टर हो सके। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, पूरा उसका फोर्टिफिकेशन करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने जो स्टेट्स थी उनको रीऑर्गेनाइज़ किया और सैनिक असैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। जो भी सिविल और मिलिट्री के काम थे वो अलग अलग कर दिए, यानी कि जो सैनिक कार्य थे वो सिर्फ सेना ही करेगी और जो सिविलियन वर्क था वो अलग से मतलब उनके लिए ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट कर दिए गए और सेनापतियों को जो थी वो अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इसने सेना के अधिकारी जो थे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। ठीक है। और कॉन्स्टेंटाइन के समय के क्या चेंजेस आए थे, उसने कुस्तुतुनिया का निर्माण करवाया था। ये न्यू कैपिटल थी और ये तीनों तरफ से जो थी वो समुंदर से घिरी हुई थी और नई राजधानी के लिए एक न्यू सेनेट की ज़रूरत थी, जस्ट एक पार्लियामेंट की ज़रूरत थी। इसलिए 4th सेंचुरी में शासक वर्गों का बड़ी तेज़ी से जो था वो विस्तार हुआ था। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ द टर्म लेट एंटिक्विटी। द टर्म लेट एंटिक्विटी इज़ यूज टू डिस्क्राइब द फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड इन द एवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर एंड रेफर्स ब्रॉडली टू 4th to 7th सेंचुरी। ठीक है, 4th से 7th सेंचुरी के बीच का जो समय था उसको हम लेट एंटिक्विटी कहते हैं।
ये जो था, दिस पीरियड वाज फुल ऑफ मैनी कल्चरल एंड इकोनॉमिक fermentations. Following religious and administrative changes were made in the Roman Empire during this period. इस टाइम में रिलीजियस और इकोनॉमिक और कल्चरल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे. तो रिलीजियस चेंजेस क्या आए थे? इन द 4th century emperor Constantine made क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन. उन्होंने ईसाई धर्म को जो था वो ऑफिशियल रिलीजन बना लिया था और इस राज्य में ये फ्लरिश हुआ. इन द 7th century इस्लाम रोज. इस्लाम जो था उसका राइज हुआ और दिस रिलीजन आल्सो बिकेन टू बिकम पॉपुलर रैपिडली. और बड़ी तेज़ी से ये लोकप्रिय होता चला गया. इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द स्टेट आल्सो सॉ सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस. These changes occurred in the time of Diocletian and continued till the time of Constantine, and after him these changes were the following. मतलब डायोक्लेशियन ने क्या क्या चेंजेस किए थे? द एम्पायर हैड एक्सपेंडेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट. राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. मैनी ऑफ इट्स टेरिटरीज हैड नो इकोनॉमिक वैल्यू. उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं था. इसलिए जो ये डायोक्लेशियन था उसने टेरिटरीज की सीमाओं को छोटा कर दिया था. ठीक है. ही फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर. उसने राज्य का किलेबंदी की. ही रीऑर्गेनाइज प्रोविजनल बाउंड्रीज. उसने राज्यों का पुनर्गठन किया. ही सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शंस and granted greater autonomy to the military commanders. It made military officials more powerful. ठीक है. Changes in the time of Constantine. He created Qustantuniya and made in the second capital. उसने कुस्तुनतुनिया को नई राजधानी बनाया. It was surrounded on the 3 sides by the sea. ये 3 तरफ से समुंदर से घिरी हुई थी. As the new capital required a new senate. एक नई सेनेट की ज़रूरत थी. सेनेट मतलब पार्लियामेंट, जो रिच लोगों की सभा होती थी. देयर वाज ए रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द गवर्निंग क्लासेस इन द 4th century. ठीक है. अब हम इसको एक बार पिक्चर से देख लेते हैं. बेटे ये चैप्टर 3 है और ये जो है राजा डायोक्लेशियन है जिसने टेरिटरीज़ को कम कर दिया था. जो इसकी टेरिटरीज़ थी जो जिनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी उनको ख़त्म कर दिया था और उसको एम्पायर को उसने छोटा कर दिया था. जो उसने एक बहुत समझदारी दिखाई थी. ठीक है. और ये जो थे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे जिन्होंने न्यू कैपिटल कुस्तुनतुनिया बसाई थी. तीनों तरफ से जो थी ये समुंदरों से घिरी हुई थी. ये भी कॉन्स्टेंटाइन है. ये भी कैपिटल की इमेज है. ठीक है. इसके बाद अब हम आगे चलेंगे. ग्रामीण उद्योग धंधों में जो था क्या चेंजेस आए आप बताओगे कि यहाँ पर रोम में परवर्ती पुराकाल में होने वाले आर्थिक विकास की कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया था. बेटे क्या था कि पहले 1st, 2nd, 3rd सेंचुरी में यहाँ पर ना चांदी के सिक्के चलते थे. और चांदी कहाँ से आती थी? सिल्वर आती थी स्पेन से. लेकिन फिर अब कितने चांदी रहेगी? एक टाइम आया कि स्पेन में से चांदी आनी बंद हो गई क्योंकि वहाँ चांदी की शॉर्टेज हो गई थी. तो फिर जो था यहाँ पर जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने सॉलिडस नाम का 4th सेंचुरी में एक नया सिक्का चलाया था. ये 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का प्योर गोल्ड का बना होता था और ये सिक्के बहुत बड़ी संख्या में ढाले गए यानी बनाए गए और लाखों करोड़ों की संख्या में ये चलन में थे. तो ग्रामीण जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट की गई. स्पेशली तेल की मिलों में, शीशे के कारखानों में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है. अब जितने ज़्यादा पैसा लगाएंगे नेचुरली प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही ना. तो इसलिए इनको राजाओं को खूब प्रॉफिट हुआ. लंबी दूरी के व्यापार में भी बहुत अधिक पूंजी लगाई गई. जो दूर दूर का व्यापार था दूसरी कंट्रीज़ के साथ होता था वहाँ पर भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया गया.
जिसके कारण जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। इसके रिजल्ट्स क्या हुए? इसके कारण शहरी संपदा और समृद्धि में बहुत अधिक वृद्धि हुई, यानी कि शहर, सिटी, लोग सब बहुत रिच हो गए। अब रिच हुए तो स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्ट की न्यू न्यू डिज़ाइंस जो थे विकसित हुए, नए नए भवन, बिल्डिंग्स बनाई गई और भोग विलास के साधनों में भी भरपूर वृद्धि हुई और शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक अमीर हो गए और पावरफुल हो गए। नेचुरली पैसा उन्होंने भी लगाया इंडस्ट्रीज़ में, तो रिच होते गए, पावरफुल होते गए। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उस टाइम का जो समाज था यानी लोग थे, सोसाइटी थे, वो भी काफ़ी रिच थे। ग्रामीण समाज यानी जो रॉयल कम्युनिटी थी, वहाँ पर भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमा रहा था। उदाहरण के लिए 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में, 6ठी सेंचुरी में जस्टिनियन का रूल था। उस टाइम अकेला जो इजिप्ट था वहाँ से 25 लाख सॉलिडस से अधिक धनराशि टैक्सेस के रूप में आती थी। देखा जाए तो रोम साम्राज्य के पश्चिम एशिया के बड़े बड़े जो ग्रामीण इलाके थे वो 5वीं और 6ठी शताब्दी में आज से भी अधिक, उस टाइम अधिक विकसित थे। अब इसको हम एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या आई थी। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेड इन रोम इन द लेट एंटिक्विटी। Extraordinary economic development was made in Rome in the late antiquity, which had the following aspects. A new denomination called the solidus was introduced by the Emperor Constantine. It was a pure gold coin weighing 4.5 ग्राम। नया सिक्का चला था जिसे सॉलिडस कहते थे और कॉन्स्टेंटाइन ने उसको चलाया था और उसका वेट जो था वो 4.5 ग्राम था। This gold coin was minted in a very large scale, काफ़ी large scale में इसे ढाला गया and millions of these coins were in circulation और काफ़ी अधिक संख्या में ये circulate हुए। Economic growth was stimulated by the monetary stability and an expanding population. जनसंख्या बढ़ रही थी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी थी, तो जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा हुई। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड रूरल इंडस्ट्रीज़। गांव की और दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई। दिस इंक्लूडेड ग्लास फैक्ट्रीज, ऑयल प्रेसेस एंड मल्टीपल वाटर मिल्स। Lot of investment was also made in the long distance trade. That is why this trade was revived. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड में भी काफ़ी पैसा लगाया गया। रिजल्ट्स क्या हुए? द अबव चेंजेस कैरिड ओवर इनटू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रोस्पैरिटी। नगरों में बहुत प्रोस्पैरिटी हुई। इट वाज मार्क्ड बाय ए न्यू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, नई नई बिल्डिंग्स बनी एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लग्जरी में भी काफ़ी वृद्धि हुई। द रूलिंग एलाइट्स बिकेम मोर पावरफुल एंड वेल्दियर। जो रिच लोग थे गांव के स्पेशली विशेष वर्ग के लोग जो थे वो और भी पावरफुल और रिच होते गए। ठीक है, तो ये आपको कॉइन में दिखा रही हूँ। दिस इज़ सॉलिडस कॉइन। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था। सोने के सिक्के थे, 4.5 ग्राम के थे। तो ये सिक्के चलाए गए और जब ये सिक्के चले तो रिच होते गए। इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी पैसा लगाया, रूरल इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई। ठीक है बेटे, तो ये आज आपका टॉपिक था। होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू बेटा।